नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बना रही, बल्कि भारत के लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में एक नई सुबह लेकर आई है। यह कहानी है उम्मीद की, दशकों के संघर्ष की और अंततः मिली एक ऐसी जीत की जो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। यह कहानी है कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में हुई एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी की। एक ऐसी बढ़ोतरी जिसने एक झटके में पेंशन की मामूली राशि को सम्मानजनक स्तर पर पहुंचा दिया है। भारत के कोने कोने में बसे उन 78 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जुलाई 2025 का महीना सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं होगा, बल्कि यह उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने एक अभूतपूर्व फैसले की घोषणा की है, जिसने दशकों से चली आ रही पेंशन भोगियों की मांग को आखिरकार पूरा कर दिया है। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण आदेश के बाद यह कदम उठाया है, जिसके तहत EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपये की मामूली राशि से बढ़ाकर सीधे 7500 रुपये कर दिया गया है। जी हां, आपने सही सुना, 7500 रुपये प्रति माह। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उन लाखों बुजुर्गों के लिए सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का एक नया द्वार है, जो अपनी जिंदगी की शाम में आर्थिक तंगी और अनिश्चितता के साए में जी रहे थे। इस फैसले की गूंज उन छोटे छोटे घरों में सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है, जहां हर महीने की पहली तारीख को बैंक खाते में आने वाले 1000 रुपये के संदेश का इंतजार होता था। 1000 रुपये, आज के महंगाई के दौर में यह रकम कितनी नाकाफी थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जवानी, अपने जीवन के सबसे ऊर्जावान साल किसी फैक्ट्री में, किसी दफ्तर में, किसी संस्थान की सेवा में लगा दिए, उसे सेवानिवृत्ति के बाद जीवनयापन के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिले। इस रकम में घर का किराया देना, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना और सबसे बढ़कर बुढ़ापे में घेरने वाली बीमारियों की दवाइयों का खर्च उठाना लगभग असंभव था। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसे ये पेंशन भोगी हर दिन, हर पल जी रहे थे। आइए इस कहानी को कुछ किरदारों के माध्यम से समझते हैं। महाराष्ट्र के एक औद्योगिक शहर में रहने वाले 70 वर्षीय श्रीकांत जाधव जी से हमारी बात हुई। उन्होंने एक कपड्डा मिल में 35 साल तक काम किया। जब वे सेवानिवृत्त हुए तो उन्हें उम्मीद थी कि उनकी पेंशन उनके और उनकी पत्नी के लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगी, लेकिन उन्हें हर महीने सिर्फ 1000 रुपये मिले। श्रीकांत जी बताते हैं, 1000 रुपये में क्या होता है? शहर में एक छोटे से कमरे का किराया ही 3000 रुपये है। मेरी पत्नी को शुगर और ब्लड प्रेशर की तकलीफ है। उनकी दवाइयों का खर्च ही महीने का 1500 रुपये से ज्यादा आ जाता है। बच्चों के भी अपने परिवार हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं। हम उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि हमने एक वक्त का खाना छोड़ बेच दिया ताकि दवाइयां आ सकें। यह कोई जिंदगी नहीं थी, बस दिन काट रहे थे। जब हमने उन्हें इस नई घोषणा के बारे में बताया तो उनकी आवाज में एक कंप कंपी थी, जो खुशी और अविश्वास का मिलाजुला रूप थी। 7500 रुपये, क्या यह सच है? अगर ऐसा हो गया तो हमारी तो दुनिया ही बदल जाएगी। हम कम से कम सम्मान से जी तो पाएंगे, अपनी दवाइयां समय पर ले पाएंगे, पेट भर खाना खा पाएंगे। सालों बाद ऐसा लगा है कि सरकार ने हमारे बारे में सोचा है। हमारा संघर्ष सफल हो गया। यह सिर्फ श्रीकांत जी की कहानी नहीं है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की विधवा शांति देवी की, जिनके पति एक निजी कंपनी में काम करते थे और उनके निधन के बाद उन्हें विधवा पेंशन के रूप में वही मामूली राशि मिल रही थी। यह कहानी है केरल के एक सेवानिवृत्त बागान कर्मचारी की, जो अपनी आंखों की रोशनी कम होने के बाद काम करने में असमर्थ था और पूरी तरह से इसी पेंशन पर निर्भर था। यह कहानी उन 78 लाख चेहरों की है जिनके लिए यह बढ़ोतरी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि यह ऐतिहासिक बदलाव आखिर हुआ कैसे? यह कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे पेंशन भोगी संघों का दशकों का अथक संघर्ष, अनगिनत धरने प्रदर्शन, झांपन और एक लंबी कानूनी लड़ाई की गाथा छिपी हुई है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS को वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था।
इसके तहत कर्मचारी के वेतन का एक छोटा हिस्सा और उतना ही हिस्सा नियोक्ता द्वारा पेंशन फंड में जमा किया जाता है और सरकार भी इसमें अंशदान करती है। लेकिन समस्या यह थी कि पेंशन की गणना के लिए वेतन की एक ऊपरी सीमा तय कर दी गई थी, जिसके कारण अधिकांश कर्मचारियों की पेंशन बहुत कम बनती थी। सालों से विभिन्न पेंशन भोगी संगठन यह मांग कर रहे थे कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए और इसे महंगाई से जोड़ा जाए। उनका तर्क था कि 1,000 रुपये की राशि किसी भी दृष्टिकोण से सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है और यह संविधान द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हर राज्य की राजधानियों तक अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने भूख हड़तालें की, रैलियां निकालीं और हर राजनीतिक मंच पर अपनी मांग रखी, लेकिन उनकी आवाज अक्सर अनसुनी कर दी जाती थी। जब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उन्होंने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया। यह लड़ाई कई सालों तक विभिन्न उच्च न्यायालयों और फिर सर्वोच्च न्यायालय में चली। पेंशन भोगियों के वकीलों ने अदालत के समक्ष यह दलील दी कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी का अर्जित अधिकार है। यह उनके उस वेतन का हिस्सा है जो उन्हें सेवाकाल के दौरान नहीं दिया गया था, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उनका जीवन सुरक्षित रह सके। उन्होंने दलील दी कि महंगाई दर को देखते हुए 1,000 रुपये की पेंशन एक क्रूर मजाक के समान है। दूसरी ओर सरकार और ईपीएफओ का पक्ष था कि पेंशन फंड पर इसका भारी वित्तीय बोझ पड़ दीछेगा। उनका तर्क था कि ईपीएस योजना एक परिभाषित अंशदान योजना है, न कि परिभाषित लाभ योजना, यानी पेंशन उतनी ही दी जा सकती है जितना फंड की वित्तीय स्थिति अनुमति देती है। एक बड़ी बढ़ोतरी फंड की स्थिरता को खतरे में डाल सकती है, जिससे भविष्य के पेंशन भोगियों के लिए संकट खड़ा हो सकता है। यह मामला अंततः देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष पहुंचा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना, फंड की वित्तीय स्थिति का आकलन किया और मानवीय दृष्टिकोण को सर्वोपरि रखा। अपने ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक वरिष्ठ नागरिक को जीवन के अंतिम पड़ाव में गरिमा और सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। अदालत ने टिप्पणी की कि एक कल्याणकारी राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करे, विशेषकर उन लोगों की जिन्होंने देश के आर्थिक विकास में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अदालत ने सरकार और ईपीएफओ को निर्देश दिया कि वे एक ऐसी व्यवहार्य योजना बनाएं जिससे न्यूनतम पेंशन को एक सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जा सके। इसी फैसले के दबाव और पेंशन भोगियों के निरंतर संघर्ष के परिणाम स्वरूप सरकार ने अंततः न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने का यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस फैसले का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव बहुत व्यापक होने वाला है। आइए पहले इसके सामाजिक प्रभाव को समझते हैं। सबसे बड़ा बदलाव वरिष्ठ नागरिकों के आत्मसम्मान और उनकी पारिवारिक स्थिति में आएगा। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति आर्थिक रूप से दूसरों पर, विशेषकर अपने बच्चों पर निर्भर होता है, तो अक्सर उसे परिवार में वह सम्मान नहीं मिल पाता जिसका वह हकदार है। आर्थिक तंगी के कारण उसे अपनी जरूरतों और इच्छाओं का गला घोंटना पड़ जाता है। 7,500 रुपये की मासिक पेंशन उसे एक बड़ी राहत देगी। वह अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होगा। वह अपने पोते पोतियों के लिए छोटे छोटे तोहफे खरीद सकेगा, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले सकेगा और एक स्वतंत्र जीवन जी सकेगा। इसका दूसरा बड़ा सामाजिक प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ बढ़ेगा। बुढ़ापे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आम होती हैं। नियमित जांच, दवाइयां और कभी-कभी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। 1,000 रुपये की पेंशन में यह सब सोचना भी संभव नहीं था, जिसके कारण कई बुजुर्ग अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करते थे, जिससे उनकी स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी। अब बढ़ी हुई पेंशन से वे अपनी दवाइयां समय पर खरीद पाएंगे, डॉक्टर को दिखा पाएंगे और अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख पाएंगे। एक स्वस्थ वरिष्ठ नागरिक न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक संपत्ति है। अब बात करते हैं इसके आर्थिक प्रभाव की। जब देश के 78 लाख लोगों के हाथों में हर महीने अतिरिक्त पैसा आएगा तो वे इसे खर्च भी करेंगे। ये पैसा बाजार में आएगा और मांग पैदा करेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा स्थानीय और छोटे बाजारों को मिलेगा। पेंशनभोगी अपने घर के पास की किराना दुकान से सामान खरीदेगा, स्थानीय दवा की दुकान से दवाइयां लेगा और पास के बाजार से सब्जियां और फल खरीदेगा। इससे इन छोटे व्यवसायों की आय बढ़ेगी
और एक सकारात्मक आर्थिक चक्र शुरू होगा। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। सरकार द्वारा दिया गया यह पैसा अर्थव्यवस्था में कई गुना होकर वापस लौटेगा, जिससे विकास को भी गति मिलेगी। इसके अलावा यह फैसला ग्रामीण और अर्ध शहरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा अपने गृहनगरों और गांवों में जाकर बस जाता है। इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां वैसे भी सीमित होती हैं। जब इन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक बद्धा संबल मिलेगा। हालांकि यह घोषणा जितनी उत्साहजनक है, उतनी ही चुनौतियां इसके कार्यान्वयन में भी हैं। ईपीएफओ के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना होगी कि जुलाई 2025 से यह बढ़ा हुआ लाभ बिना किसी देरी या नौकरशाही की अड़चन के सभी 78 लाख पेंशन भोगियों तक पहुंच जाए। इसके लिए डेटाबेस को अपडेट करना, सिस्टम में आवश्यक बदलाव करना और भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू बनाना एक विशाल कार्य होगा। कई पेंशन भोगी दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और तकनीक से बहुत परिचित नहीं हैं। उन तक सही जानकारी पहुंचाना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें उनका हक मिले, यह ईपीएफओ के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू इस योजना की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता का है। पेंशन में इतनी बड़ी वृद्धि का मतलब है कि पेंशन फंड से हर साल हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। सरकार और ईपीएफओ को यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत वित्तीय मॉडल तैयार करना होगा कि यह फंड आने वाले कई दशकों तक टिकाऊ बना रहे। इसके लिए अंशदान की दरों की समीक्षा, फंड के निवेश, पोर्टफोलियो का कुशल प्रबंधन और सरकार द्वारा नियमित वित्तीय सहायता जैसे कदमों पर विचार करना होगा। यह एक नाजुक संतुलन है जिसे साधना बहुत आवश्यक है, ताकि आज के फैसले का बोझ भविष्य की पीढ़ियों पर न पड़े। पेंशन भोगी संघों ने इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन उनकी कुछ मांगें अभी भी बाकी हैं। उनकी एक प्रमुख मांग यह है कि पेंशन की राशि को महंगाई भत्ते यानी डीए से जोड़ा जाए, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के मामले में होता है। उनका तर्क है कि अगर पेंशन को महंगाई से नहीं जोड़ा गया तो कुछ सालों में 7,500 रुपये की यह राशि भी अपनी क्रय शक्ति खो देगी और वे फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। यह एक जायज मांग है जिस पर सरकार को भविष्य में विचार करना होगा। इसके अलावा ईपीएस 95 के सभी पेंशन भोगियों के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा की मांग भी लंबे समय से चली आ रही है। बढ़ी हुई पेंशन निश्चित रूप से दवाइयों के खर्च में मदद करेगी, लेकिन गंभीर बीमारियों के इलाज और अस्पताल में भर्ती होने का खर्च अभी भी उनकी पहुंच से बाहर हो सकता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि ईपीएस 95 पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह करने का यह निर्णय एक ऐतिहासिक और युगांतरकारी कदम है। यह सिर्फ एक वित्तीय घोषणा नहीं है, बल्कि यह देश के उन लाखों निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की अभिव्यक्ति है जिन्होंने अपनी मेहनत और पसीने से इस देश को बनाया है। यह फैसला इस विश्वास को मजबूत करता है कि जब नागरिक संगठित होकर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष करते हैं, तो उनकी आवाज सुनी जाती है। यह उन अनगिनत गुमनाम नायकों की जीत है जिन्होंने पेंशन भोगी आंदोलन की मशाल को सालों तक जलाए रखा। जुलाई 2025 की वह सुबह जब इन 78 लाख पेंशन भोगियों के बैंक खातों में 7,500 रुपये की राशि आएगी, वह वास्तव में उनके जीवन में एक नई सुबह होगी। एक ऐसी सुबह जो अपने साथ केवल पैसा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, सुरक्षा और भविष्य के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगी। यह एक ऐसा कदम है जो भारत को एक सच्चे कल्याणकारी राज्य की दिशा में और आगे ले जाएगा, जहां हर नागरिक, विशेषकर हमारे वरिष्ठ नागरिक, एक गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन जी सकें। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, चुनौतियां बाकी हैं, लेकिन आज का दिन जश्न मनाने का है, उन लाखों चेहरों पर आई मुस्कान को महसूस करने का है जिनके लिए यह खबर अमृत के समान है। यह एक नए भारत की तस्वीर है जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करना जानता है।